हेलो दोस्तों। आज हम लोग श्रम एवं समाज कल्याण विषय के अंतर्गत जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इस अधिनियम को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसे हम लोग देखते हैं। श्रमिकों के लिए मजदूरी की मात्रा के साथ साथ उसका समय पर भुगतान का तरीका, मनमानी कटौती से संरक्षण आदि की भी आवश्यकता होती है। यदि श्रमिकों को समय पर मजदूरी ना मिले, उसकी इच्छा के विरुद्ध नकदी के बजाय वस्तु में मजदूरी मिले, मनमाने ढंग से मजदूरी से कटौती कर लिया जाए, तो श्रमिकों को कार्य के प्रति अभिरुचि कम होना स्वाभाविक है। मजदूरी भुगतान में व्याप्त कुव्यवस्था की जांच के लिए 1925 में मजदूरी भुगतान संबंधी समिति का गठन किया गया। सरकार ने इस समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए कदम उठाया। लेकिन 1929 में शाही श्रम आयोग के गठन के बाद मामला पुनर्विचार के लिए आयोग को दिया गया। शाही श्रम आयोग के सुझावों के बाद 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मजदूरी के नियमित भुगतान की व्यवस्था करना, वैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान करना, मजदूरी से अनाधिकृत कटौतियों को रोकना, नियोजकों द्वारा मनमाने ढंग से श्रमिकों पर जुर्माना लगाने से रोकना और मजदूरी भुगतान में व्याप्त अनियमितताओं को रोक कर श्रमिकों को इससे बचाना। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका नाम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 होगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। यह पहले कारखानों और रेलवे में नियोजित कर्मचारियों पर लागू था, जिसके विस्तार को बढ़ाकर खान, बगान, विमानन, पत्तन, विद्युत आदि क्षेत्रों में लागू किया गया। राज्य सरकार राजपत्र में 3 महीने की पूर्व अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। वैसे कर्मचारी इस अधिनियम से आच्छादित होंगे जिनकी मजदूरी 24,000 रुपये प्रति माह तक है। धारा 2 परिभाषा। मजदूरी किसे कहते हैं? मजदूरी से तात्पर्य उस पारिश्रमिकी से है जिसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है और जो नियोजन की शर्तों को पूरा करने पर नियोजित व्यक्ति को नियोजन या नियोजन के दौरान किए गए काम के लिए देय होता है। मजदूरी में शामिल है किसी अधिनिर्णय, समझौते, न्यायालय आदेश द्वारा देय परिश्रमिकी। फिर है अतिकाल कार्य या छुट्टी के दिन किए गए कार्यों के लिए परिश्रमिकी। नेक्स्ट है नियोजन के शर्तों के अधीन देय पारिश्रमिकी। सेवा समाप्ति पर कटौतियों से साथ या कटौतियों के बिना देय अदायगी। मजदूरी में शामिल क्या नहीं है? बोनस शामिल नहीं है, आवास, प्रकाश, जल आदि सेवा का मूल्य शामिल नहीं है, यात्रा भत्ता शामिल नहीं है, पेंशन या भविष्य निधि के अंशदान उपादान शामिल नहीं है। धारा 3 मजदूरी भुगतान का दायित्व किस पर है? मजदूरी भुगतान का दायित्व नियोजक पर होता है, लेकिन निम्न स्थितियों में नियोजन में नियोजक के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति भुगतान के जिम्मेदार हैं। कारखानों में उसके प्रबंधक, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में उनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, रेलवे में रेलवे प्रशासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए व्यक्ति। धारा 4 मजदूरी कालावधियों का नियत किया जाना। इसके अनुसार मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मजदूरी कालावधि नियत करना आवश्यक है। किसी भी दशा में ऐसी कालावधि 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। धारा 5 मजदूरी के भुगतान का समय। वैसे कारखाना या प्रतिष्ठान
जिसमें 1000 से कम कामगार नियोजित हैं उसमें मजदूरी का भुगतान मजदूरी कालावधि की समाप्ति के 7 दिनों के अंदर तथा अन्य स्थितियों में 10 दिनों के अंदर कर देना आवश्यक है। जहां किसी व्यक्ति का नियोजन उसके नियोजक द्वारा समाप्त किया जाता है वहां उस व्यक्ति द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान नियोजन की समाप्ति के पश्चात अगले 2 कार्य दिवस के अंदर कर देना आवश्यक है। कर्मचारी की सेवा समाप्ति को छोड़कर अन्य स्थितियों में कार्य दिवस के दिन ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। धारा 6 वैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान। इसके अनुसार मजदूरी का भुगतान चाल, सिक्कों या करेंसी नोट या दोनों में किया जा सकता है। यदि नियोजक चाहे तो मजदूरी का भुगतान चेक से या उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर सकते हैं। धारा 7 धारा 7 कटौतियाँ जो मजदूरी से की जाएगी। इसके अनुसार अधिकृत कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। निम्न शास्त्रियों के फलस्वरूप होने वाली मजदूरी की हानि कटौती नहीं समझी जाएगी, जैसे वेतन वृद्धि या पदोन्नति का रोका जाना, जिसमें दक्षता विरोध के कारण हुई वेतन वृद्धि रोक भी शामिल है। निम्न पद या समय मान में निम्नतर स्तर पर लाना, निलंबन, कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती, माल नुकसान या हानि के लिए कटौती, प्रदत्त गृहवास सुविधा के लिए कटौती। अगला है नियोजक द्वारा प्रदत्त ऐसी सुविधा के लिए कटौती जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की अग्रिम या उस पर देय ब्याज की वसूली की अधिक देय मजदूरी का संयोजन के लिए कटौती। श्रम कल्याण निधि से लिए गए उधारों या उसके ब्याज देने के लिए कटौती, गृह निर्माण के लिए उधारों या उसके ब्याज देने के लिए कटौती, आयकर की कटौती, न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के आदेश से की जाने वाली कटौती, भविष्य निधि में अंशदान या अग्रिम की वसूली के लिए कटौती, सहकारी सोसाइटी या भारतीय डाकघर में किसी स्कीम में भुगतान के लिए कटौती, कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर राज्य सरकार द्वारा या सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृत नियोजक या पंजीकृत श्रम संघ द्वारा नियोजित व्यक्तियों का उसके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए गठित निधि में अंशदान के लिए कटौती, कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत श्रम संघ की सदस्यता के लिए देय फीस से संबंध कटौती, विश्वस्तता गारंटी बॉन्ड, फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड पर बीमा किस्त देने के लिए कटौती, कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि के लिए कटौती, कटौती की कुल रकम जो किसी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से की जा सकेगी। सहकारी समितियों को अंशदान देने की स्थिति में अधिकतम 75% तक कटौती की जा सकती है, अन्य स्थिति में मैक्सिमम 50% तक कटौती की जा सकती है। धारा 8 जुर्माना। इसके अनुसार नियोजक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वैसे कार्यों या लोपों को निर्दिष्ट कर सकता है जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। ऐसे कृत्यों या लोपों को सूचना विहित स्थान में और विहित तरीके से प्रदर्शित करना आवश्यक है। किसी कर्मचारी के खिलाफ तब तक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है जब तक उसे जुर्माने के खिलाफ कारण बताओ का अवसर नहीं दिया गया हो। किसी भी मजदूरी कालावधि में जुर्माने की राशि उस कालावधि के लिए देय मजदूरी के 3% से अधिक नहीं हो सकती है। 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों पर जुर्माना नहीं लगाया सकता है। जुर्माने की रकम किस्तों या उसे लगाए जाने के 90 दिनों के बाद वसूला नहीं जा सकता है। सभी जुर्माने और इस संबंध में वसूल की गई सभी वसूलियों को रजिस्टर में अंकित करना जरूरी है। जुर्माने में वसूल की गई राशि को केवल उस प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों के लाभ के लिए खर्च किया जा सकता है। धारा 9
कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती। अगर कोई कर्मचारी नियोजन की शर्त का उल्लंघन कर काम से अनुपस्थित होता है और उसके लिए मजदूरी से कटौती की जा सकती है। कटौती वास्तविक अनुपस्थिति से अधिक अवधि के लिए नहीं की जा सकती है। जब तक किसी प्रतिष्ठान में 10 या अधिक कर्मचारी बिना किसी सूचना या उचित कारण के अनुपस्थित होते हैं तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए कटौती करते समय अधिकतम 8 और दिनों की कटौती की जा सकती है। धारा 10 नुकसान या हानि के लिए कटौतियां। कर्मचारी की अभिरक्षा में दी गई वस्तुओं के नुकसान या हानि या उससे सुपुर्द धन की हानि के लिए कटौती। नियोजित व्यक्ति द्वारा गलत बिल बनाने या जमा करने या हिसाब में चूक होने के कारण उठाई गई क्षति के लिए कटौती। नुकसान हानि के लिए कटौती की राशि नियोजक को होने वाली हानि की रकम से अधिक नहीं हो सकती। किसी कर्मचारी के खिलाफ तब तक नुकसान हानि के लिए कटौती नहीं की जा सकती जब तक उसे नुकसान हानि के खिलाफ कारण बताओ का अवसर नहीं दिया गया हो। धारा 11 प्रदत्त सेवाओं के लिए कटौती। नियोजक, सरकार, किसी कानून के अधीन स्थापित आवासीय बोर्ड या अन्य आवासीय सुविधाओं के लिए कटौती। नियोजक द्वारा ऐसी सुविधा के लिए कटौती जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई हो। इन सुविधाओं के लिए तब तक कटौती नहीं की जा सकती है जब तक उसने इन सुविधाओं की नियोजन की शर्त को स्वीकार नहीं किया हो। कटौती की मात्रा सेवा मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 12 अग्रिमों की वसूली के लिए कटौती। अग्रिमों की वसूली के लिए कटौती। कर्मचारियों को किसी प्रकार की अग्रिम जिसमें यात्रा भत्ता या सवारी भत्ता की पेशगी भी शामिल है या उस पर दे ब्याज की वसूली या अधिक दे मजदूरी का समायोजन के लिए कटौती की जा सकती है। नियोजन के पूर्व दिए गए अग्रिम धन की वसूली पहली पूरी मजदूरी कालावधि के लिए दे मजदूरी से ही की जा सकती है, लेकिन यात्रा खर्च के लिए दी गई ऐसी पेशगी की कटौती नहीं की जा सकती है। धारा 13 सहकारी समितियों तथा बीमा योजनाओं में देनगी के लिए कटौती। श्रमिकों की मजदूरी से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहकारी समितियों या डाकखानों द्वारा चलाई जाने वाली बीमा योजनाओं के देनगी के लिए कटौती। अगला है जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा की पॉलिसी के लिए देय किस्त या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के लिए क्रय के लिए यानी खर्च के लिए कटौती। कर्मचारियों के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की किसी बीमा योजना के लिए मजदूरी से कटौती की जा सकती है। इन सुविधाओं के लिए तब तक कटौती नहीं की जा सकती है जब तक उन्हें इन सुविधाओं को नियोजन की शर्त के रूप में स्वीकार नहीं किया हो। कटौती की मात्रा सेवा मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 13A के अनुसार नियोजक को अधिनियम द्वारा प्रख्यापित नियम में से प्रावधानित रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण करना है। धारा 14 निरीक्षक। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत कारखानों के लिए निरीक्षक होते हैं। राज्य सरकार अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भी निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। निरीक्षकों को कारखाना या प्रतिष्ठान में प्रवेश करने, अभिलेखों की जांच करने, बयान लेने आदि की शक्ति प्राप्त है। धारा 14A के अनुसार नियोजक के लिए निरीक्षक को परिसर में प्रवेश, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा जांच करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। धारा 15 दावा यानी कि क्लेम। राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 या इस तरह के कानून के अंतर्गत स्थापित श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त जिसे 2 वर्षों का अनुभव हो या कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त या सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आदि को मजदूरी की कटौती या विलंब भुगतान का दावा सुनवाई के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। अनाधिकृत
कटौती या विलंब भुगतान के मामले में श्रमिक स्वयं या किसी विधि व्यवसायी या किसी पंजीकृत श्रम संघ के माध्यम से आवेदन दे सकता है। आवेदन अनाधिकृत कटौती या विलंब भुगतान की तिथि से 12 माह के अंदर करना आवश्यक है। यदि आवेदन के तथ्यों से प्राधिकारी संतुष्ट है तो अनाधिकृत कटौती लौट आने या विलंब भुगतान करने के निर्देश दे सकता है। प्राधिकारी अनाधिकृत कटौती के मामले में 10 गुना क्षतिपूर्ति के साथ तथा विलंब भुगतान के मामले में 1500 से लेकर 30,000 तक के जुर्माने के साथ भुगतान का निर्देश दे सकता है। विद्वेषपूर्ण या गलत आवेदन देने पर नियोजित व्यक्ति को अधिकतम 375 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दावा का निपटान दायर होने के 3 माह के अंदर किया जाना चाहिए। धारा 17 अपील। प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय या तथा प्रेसिडेंसी नगरों में लघुवाद न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। अपील प्राधिकारी के निर्देश के 30 दिनों के अंदर किया जा सकता है। धारा 20 दंड प्रावधान। विविध समय में मजदूरी भुगतान नहीं करने या विलंब भुगतान करने या अनधिकृत कटौती करने, विवरणी नहीं भरने तथा दस्तावेज नहीं रखने, निरीक्षक के कार्य में बाधा डालने या गलत सूचना देने पर दोषी को 1500 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक दंडित किया जा सकता है। अपराध दोहराने पर 1 से 6 माह तक का कारावास या 3750 रुपये से लेकर 2250 रुपये तक दंडित किया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि पर भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को प्रत्येक दिन के लिए 750 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 25 इस अधिनियम के सारांश का प्रदर्शन। जो व्यक्ति मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी है वह अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में अधिनियम के सार का प्रदर्शन प्रतिष्ठान के परिसर में करेगा। धारा 25A असंवितरित मजदूरी का भुगतान। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु या उसका पता मालूम नहीं होने की स्थिति में यदि मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका तो यह भुगतान कर्मचारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति को किया जाएगा। अगर ऐसे मनोनीत व्यक्ति को भुगतान संभव नहीं है तो उस भुगते राशि को विहित प्राधिकारी के पास जमा कराना जरूरी है।